यूनिट थर्ड। भारतीय समाज में स्त्री। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बनाए रखने वाले अभिकरणों का वर्णन कीजिए। महिला हिंसा में परिवार की भूमिका को विस्तार से समझाइए। घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा के कारणों को समझाइए। महिला हिंसा में परिवार की क्या भूमिका है? प्रकाश डालिए। देखते हैं उत्तर में। वैसे 2018 में है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बनाए रखने वाले अभिकरण। महिला हिंसा के कई स्वरूप हैं अर्थात प्रतिमान हैं। महिलाएं जहां सुरक्षित मानी जाती हैं, वे स्थान आज उनके लिए नितांत असुरक्षित हैं, क्योंकि लगभग 70% महिलाएं परिवार या रिश्तेदार के द्वारा गलत आचरणों के शिकार हैं। महिला हिंसा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से तथा जन्म पूर्व और जन्म पश्चात होती हैं। महिला हिंसा के प्रतिमानों में नित्य यानी रोज परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान में साइबर अपराध भी अब इस श्रेणी के अंतर्गत आ गया है, जिसके कारण शोषण की शिकार महिलाएं आत्महत्या और कुंठा की शिकार हो जाती हैं। महिला हिंसा के प्रतिमानों की हिंसा की सर्वाधिक घृणास्पद स्थिति तो तब होती है जब उन्हें भ्रूण में ही समाप्त कर दिया जाता है, और यदि कन्या शिशु जन्म ले लेती है तो उसे जिंदा मार दिया जाता है। महिला हिंसा को बढ़ावा देने के मुख्य अभिकरणों में निम्न अभिकरण मुख्य हैं। परिवार है, विद्यालय है, कार्यस्थल, संचार। महिला हिंसा में परिवार की भूमिका। कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवापन, घरेलू हिंसा। कन्या भ्रूण हत्या। संसार का प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है और किसी भी प्राणी का जीवन लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अन्य प्राणियों की तो छोड़ो, आज तो बेटियों की जिंदगी कोख में ही छीनी जा रही है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम इसे। हिंसा का यह नया रूप हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों का उपहास है। नारी बिना सृष्टि संभव नहीं है। ऐसे में बढ़ते लिंगानुपात की वजह से वह दिन दूर नहीं जब 100 लड़कों पर एक लड़की होगी और वंश बेल को तरसती आंखें कभी भी तृप्त नहीं हो पाएंगी। घरेलू हिंसा। बात अगर गाँव की करें तो लड़की सन्नाटे रास्ते पर जाने से डरती है, लेकिन उस डर का क्या करें जो घर के अंदर पनपता है। इम्पोर्टेंट है। घरेलू हिंसा के कारण। घरेलू हिंसा के कारण निम्नलिखित हैं। बालिकाओं के प्रति गंदी मानसिकता, बालिकाओं को दबा कर रखना, बहला फुसला कर रखना, दहेज इत्यादि के कारण। घरेलू हिंसा का कारण स्त्रियों को पुरुषों के समान न मानना। समाधान। घरेलू हिंसा सिर्फ हिंसा और उत्पीड़न तक ही सीमित नहीं, अपितु यह मानव विकास की प्रक्रिया में बाधक भी है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण थर्ड के आंकड़ों के अनुसार 37.2% महिलाएं शारीरिक या यौन शोषण का शिकार होती हैं। मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित हैं। इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते।
मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं हमको पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही इसके द्वारा मानवीय गुणों, प्रतिभाओं तथा चेतना का सदुपयोग किया जाता है। यह अधिकार मानवता पर आधारित है। JES फॉसेट के अनुसार मानव अधिकार कभी कभी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या प्राकृतिक अधिकार के नाम से पुकारते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनको की व्यवस्थापिका द्वारा छीना नहीं जा सकता। प्राकृतिक अधिकार मनुष्य तथा नारी दोनों से संबंधित है। साथ ही वे उनके स्वभाव के अनुकूल होते हैं। मानव अधिकार का विधायन द्वारा सृजन नहीं किया जाता, वरन इसकी स्थिति स्वाभाविक होती है। नारी शिक्षा की एक समस्या की व्याख्या कीजिए। बालिकाओं को विद्यालय में पर्याप्त सुविधाओं का न होना। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बनाए रखने वाले अभिकरण कौन कौन से हैं? महिला हिंसा को बढ़ावा देने के अभिकरणों में निम्न अभिकरण मुख्य हैं। परिवार है, विद्यालय है, कार्यस्थल, संचार। महिला हिंसा में परिवार की भूमिका बताइए। महिला हिंसा में परिवार की भूमिका निम्न प्रकार है। कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, दहेज प्रथा, विधवापन, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के कारण बताइए। घरेलू हिंसा के 2 कारण बताइए। घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण बताइए। घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण। घरेलू हिंसा के कारण निम्नलिखित हैं। बालिकाओं के प्रति गंदी मानसिकता, बालिकाओं को दबा कर रखना, घरेलू हिंसा को समझ न पाना, घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज न उठा पाना, घरेलू हिंसा के प्रति परिवार तथा समाज का अनुचित दृष्टिकोण। घरेलू हिंसा के समाधान के कोई 5 उपाय बताइए। घरेलू हिंसा के समाधान में निम्नलिखित उपाय हैं। घरेलू हिंसा का समाधान निम्न प्रकार से किया जा सकता है। घरेलू हिंसा के विषय में तथा इसकी पहचान के लिए जागरूकता लानी चाहिए। घरेलू हिंसा कम करने के लिए बालिकाओं को प्रारंभ से ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अपनी रक्षा के लिए बालिकाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। घरेलू हिंसा के नियमों का सख्ती से पालन कराना। घरेलू हिंसा के मामलों के सामने आने पर घर परिवारजनों तथा समाज को सहयोग देना चाहिए। बाल विवाह के प्रमुख कारण बताइए। बाल विवाह के प्रमुख कारण। बालिकाओं के लिए असुरक्षित वातावरण, कन्या को पराया धन मानना, रजो धर्म से पूर्व ही कन्यादान को उचित मानना, सामाजिक दबाव, लड़कियां स्वच्छंद हो जाएंगी यथाशीघ्र विवाह। सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारस्परिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय की राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
छात्रों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के कोई दो कारण लिखिए। गरीबी, महिलाओं में निरक्षरता, वैश्विक नारीवाद की एक विशेषता लिखिए। पितृसत्तात्मक समाज को समाप्त करना तथा सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की समझ को समाहित करना। पारिवारिक मुद्दों में महिलाओं की निर्णय लेने की सहभागिता को केवल एक उदाहरण द्वारा समझाइए। हमेशा से यह माना गया है कि स्त्रियां शारीरिक रूप से पुरुषों से कमजोर हैं, पर मेरा मन यह नहीं मानता। जो स्त्री सृजन की शक्ति रखती है वह कमजोर कैसे हो सकती है? ज़्यादातर हादसे का शिकार होने की वजह उनका डर और दहशत से कमजोर पड़ जाना ही होता है। एक छोटा बच्चा भी अगर पूरी शक्ति लगाकर हाथ पैर मारता है या शरीर कड़ा कर लेता है, जब बच्चा किसी बात के लिए जिद करता है तो किसी के लिए भी उसे काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। जब अकेली लड़की और स्त्री के साथ अकेले दुष्कर्म आसान नहीं रहा, तब धोखे से उनके साथ दुष्कर्म होने लगे। किसी सॉफ्ट ड्रिंक में नशे की गोली डालकर या फिर एक साथ कई दरिंदे मिलकर दुराचार को अंजाम देने लगे। आज सबसे जरूरी है कि हमारा समाज अपनी सोच को बदले, जहां कानून सिर्फ पन्नों में धरे रह जाते हैं, या तो समय पर साथ नहीं देते, उचित न्याय नहीं देते, या समय पर न्याय नहीं देते तो हम अपने आप का भरोसा करें, स्वयं न्याय करें। भारत में औरतों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय महिला आयोग। आप देश की स्थिति, वहाँ की औरतों की दशा को देखकर जान सकते हैं यह कथन किस महापुरुष का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। महिला के स्वतंत्र विकास में किससे बाधा उत्पन्न होती है? रूढ़िवादी परंपराओं और रीति रिवाजों से। बाल विवाह निरोधक अधिनियम क्या है? इसके अनुसार विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है। बाल विवाह निराकरण हेतु दो सुझाव लिखिए। बालिकाओं की शिक्षा का समुचित प्रबंध, जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किन किन महिला संगठनों का उल्लेखनीय योगदान रहा? भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद, भारतीय महिला समिति, विश्वविद्यालय महिला संघ, भारतीय ईसाई महिला मंडल, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट आदि का स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए उल्लेखनीय योगदान रहा। किसी भी देश की परंपराओं में विभिन्नता का कारण क्या होता है? प्राकृतिक स्थिति तथा भौगोलिक वातावरण। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा। महिलाओं के कार्य संबंधी नियम का कानून क्या है? भारत सरकार ने इस कानून के द्वारा भी कार्य जिनमें स्त्रियों के लिए ज़्यादा खतरा हो या स्त्री के शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने की संभावना हो, ऐसे सभी कार्यों पर महिलाओं के प्रति प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है।
स्त्री शिक्षा के लिए लेडी इरविन कॉलेज सन 1932 में दिल्ली में किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? अखिल भारतीय सम्मेलन द्वारा। रोजगार के संदर्भ में लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव के नए चिन्हों के रूप में कौन सी भाषा है? अब सभी क्षेत्रों मसलन संगठित, असंगठित, सरकारी, निजी और शैक्षणिक आदि में नियोक्ताओं के लिए जरूरी हो गया है कि वह शिकायत और दूर करने की समुचित व्यवस्था करे, साथ ही यौन उत्पीड़न संबंधी निश्चित नीति अपनाए और शिकायत निवारण समिति का गठन करे। कुछ ही कंपनियों ने स्वीकार किया कि यौन उत्पीड़न लिंग भेदभाव का गंभीर रूप है। नीतियां लागू कर उन्होंने शिकायत निवारण समिति का गठन तो जरूर किया, लेकिन अपने यहाँ बड़ी कमजोर ढंग से नीतियां बनाई और समिति का गठन भी इस तरह से किया कि उसमें सभी स्तर के कर्मियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। अक्सर उन्हें पूर्वग्रह रहित तीसरे पक्ष को कमेटी में जगह ही नहीं दी, जैसे किसी गैर सरकारी संगठन या किसी और प्रकार के संगठन के प्रतिनिधि या किसी स्वतंत्र व्यक्ति को यौन उत्पीड़न के हर पहलू से पूरी तरह वाकिफ हो और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को भी जानता। अश्वेत नारीवाद क्या है? अश्वेत नारीवाद से आप क्या समझते हैं? अश्वेत नारीवाद तीसरी लहर के उत्तर में तीसरी लहर के उत्तर यानी बाद में आधुनिक नारीवाद में अश्वेत औरतों की अहम भूमिका रही है। वे न केवल लिंग भेद बल्कि नस्लवाद तथा रंग भेद का शिकार भी बनाई जाती रही हैं। 1920 में जब अश्वेत औरतों ने राष्ट्रीय महिला पार्टी से अपने अधिकारों की रक्षा की अपील की तो इस प्रार्थना को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि यह नारीवाद की नहीं अपितु नस्लवाद की समस्या है। दूसरी लहर पर यह आरोप लगाया गया था कि वे केवल श्वेत मध्यम वर्गीय मध्य आयु की स्त्रियों तक ही सीमित होकर रह गई हैं तथा इस प्रकार इसने अश्वेत स्त्रियों तथा तीसरी दुनिया की स्त्रियों को नजरअंदाज किया, जबकि तीसरी लहर ने इस गुमशुदा आवाज को सुनना शुरू किया। इस प्रकार स्त्रीवाद दुनिया के अन्य देशों में भी फैलना शुरू हो गया और वैश्विक रूप से इसे पहचाना भी जाने लगा। घरेलू श्रम क्या है? कुछ मनुष्य तथा स्त्रियां घरों में कार्य करके अपना गुजारा करते हैं। इस प्रकार के कार्य करने को घरेलू श्रम कहा जाता है। शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी शारदा सदन की स्थापना। दहेज को एक सामाजिक बुराई क्यों माना जाता है? दहेज एक सामाजिक बुराई है क्योंकि इससे समाज की स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक स्तर पर इसने महिलाओं का स्तर निम्न किया है तथा इसने काला धन कमाने एवं अन्य गलत क्रियाकलापों की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। सत्ता नारीवाद क्या है?
सत्ता नारीवाद इसमें देखते हैं। सत्ता नारीवाद उत्तर नारीवाद से विपरीत दिशा में जाता है। यह नारी अस्तित्व के शिकारी पीड़ित रूप को अस्वीकार करता है। स्त्रियों को अपनी सभी संभावनाओं को विकसित करके सशक्तिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने पर यह जोर देता है। व्यक्तिगत से समुदाय स्तर तक इस सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में सकारात्मक चिंतन तथा सकारात्मकता में इस समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। ऐसी इस नारीवाद की धारणा है। इसी धारणा के चलते वर्ष 2001 में गर्ल पावर के शब्द को शब्दकोश में शामिल करते हुए इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई कि इनमें आत्मनिर्भरता तथा महत्वाकांक्षा के साथ साथ व्यक्तिवाद की भावना भी प्रबल हुई। इस परिवर्तन के कई कारण हैं, जैसे कि वैश्वीकरण, उपग्रह, मीडिया तथा इंटरनेट ने रोजगार तथा व्यवसाय, शिक्षा का प्रसार और दूसरी दुनिया में भ्रमण और मिश्रण के अधिक अवसर आदि। दूसरे प्रकार के नारीवाद भी उभर रहे हैं, जो कि किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे को लेकर संघर्ष करते हैं, जैसे कि पर्यावरण विनाश। इनमें मुख्य हैं चिपको आंदोलन, मेघा पाटकर का नर्मदा बचाओ अभियान तथा वंदना सिन्हा की इको फेमिनिस्ट विचार, जिसमें पर्यावरण के प्रति चिंता शामिल है। यह जागरूकता के कुछ उदाहरण हैं। इन सब सामाजिक वास्तविकताओं में कुछ समस्याओं जैसे कि पानी की कमी, तीसरी दुनिया के संदर्भ में स्त्रियों का प्रश्न बन गया है। परिवार तथा कृषि श्रमिकों के रूप में औरतों को ही पानी से संबंधित प्रबंधन करना पड़ता है तथा इससे उत्पन्न जल आपदा के प्रश्नों से वह सीधे संबंध रखती है, इसीलिए इन समस्याओं से वे सीधे रूप से जुड़ी हैं। अंततः मुख्य नारीवादी सिद्धांतों के अध्ययन से स्पष्ट है कि स्त्रीवाद के सभी सिद्धांतों में आपस में वैचारिक मतभेद रहे हैं, जिसके कारण ही उनके विभिन्न समूह प्रकट होते रहे हैं। स्थूल रूप से विवाद समता स्त्रीवाद तथा विभेदीय स्त्रीवाद में रहा है। समानता स्त्रीवाद में पुरुषों के समान स्थान तथा अधिकार प्राप्त करने की प्रबल थी, तो विभेदीय स्त्रीवाद स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच भेद को स्वीकार करते हुए दोनों के बीच अलग अलग भूमिकाओं को स्वीकार करता है। यूनिट 4 है, इसका नाम है चैप्टर का लिंग एवं शिक्षा पर आधारित सिद्धांत भारतीय संदर्भ में। इसमें दिखाते हैं सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिकरण की आवश्यकता, सामाजिकरण की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं, सामाजिकरण के स्रोत एवं कारकों का वर्णन कीजिए। सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिकरण समाजशास्त्र की एक समाजशास्त्र की भाषा का एक बहुत लोकप्रिय शब्द है। इसका प्रयोग उस सामान्य प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने समाज में प्रचलित व्यवहार के प्रतिमानों
मूल्यों, परंपराओं और अन्य व्यवस्थाओं को भली भांति समझ लेता है। आइए हम संबंधित विद्वानों के विचार पर जानें। बोगाडर्स के अनुसार सामाजिकरण शब्द से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में काम करते हुए, समूह की रूढ़ियों का पालन करते हुए, समूह की परंपराओं को निभाते हुए, उसके सामने जो भी सामाजिक परिस्थितियां आती हैं उनके साथ अच्छी तरह पर्याप्त रूप से अनुकूलन करते हुए और अपने साथियों की प्रशंसा ना मिले तब भी सहिष्णुता से समूह का एक क्रियात्मक सदस्य हो जाता है। बोगाडस के अनुसार वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं और ऐसा करने से सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक जिम्मेदारी और संतुलित व्यक्तियों का अनुभव करते हैं। अकोलकर के अनुसार व्यक्ति द्वारा व्यवहार के परंपरागत प्रतिमानों को ग्रहण करने की प्रक्रिया उसका सामाजिकरण कहलाती है, क्योंकि वह उसके दूसरों पर संगठन करने पर और उसके द्वारा कार्य करने वाली संस्कृति के प्रति खुलेपन पर निर्भर करती है। रॉस के अनुसार सहयोग करने वाले लोगों में अहम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता तथा संकल्प को सामाजिकरण कहते हैं। इस प्रकार सामाजिकरण वह सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिससे व्यक्ति सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार सीखते हैं। सामाजिकरण की आवश्यकता, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। हम आगे देखते हैं सामाजिकरण की आवश्यकता क्या है। सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत महत्व है। सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं। व्यक्ति की सामाजिकरण की प्रक्रिया सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के परस्पर संबंध का परिणाम होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं या उसके प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। वास्तविकता की भावना का विकास होना। जन्म के बाद 1-2 वर्षों में ही बालक को अपनी कल्पना को छोड़कर जीवन के कठोर तत्वों को जानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उपयोगी क्रियाओं को सीखना। बालक जाने अनजाने में माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का अनुकरण करने लगते हैं। वे उनके कार्यों की नकल करते हैं। भाषा सीखना। जाने अनजाने में हम कई प्रकार के संकेत करते हैं जिनसे दूसरे लोग हमारी आवश्यकताओं, भावनाओं और प्रवृत्तियों को पहचान लेते हैं। सामाजिक परिस्थिति को जानना और सामाजिक कार्यों और भूमिकाओं को करना सीखना। बचपन में एक व्यक्ति का प्रशिक्षण या समाजीकरण उस विशेष सामाजिक प्रक्रिया को ध्यान में रखकर किया जाता है। स्व या अहम अथवा आत्मा का विकास। बालक के सामाजिकरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव उसका स्व की भावना के विकास का होता है। स्व की जागृति के साथ ही व्यक्तित्व बनता है। सामाजिकरण के दो प्रकार। सामाजिकरण के दो प्रकार देखते हैं। पदस्थिति संबंधी सामाजिकरण। बालकों को उनके समुदाय या समाज में
उनकी पदस्थिति बतलाई जाती है, वे किस जाति, धर्म, सामाजिक लिंग के हैं। कार्य भूमिका संबंधी सामाजिकरण, बालकों को उनके भावी प्रकार्य या भूमिकाओं के बारे में बताया जाता है जिनको उन्हें करना होता है। सामाजिकरण के स्रोत व कारक। सामाजिकरण के स्रोत देखते हैं इसमें। परिवार है, खेल के समूह व मित्र मंडलियाँ, पड़ोस, पाठशाला। वैसे तो बचपन से लेकर मृत्यु तक सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया बचपन और युवावस्था में विशेष रूप से अधिक द्रुत गति से चलती है। इसके द्वारा मानव प्रकृति और समाज में सुधार का मार्ग प्रशस्त होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रकार। परंपरागत सामाजिकरण प्राय सभी माता पिता, शिक्षक, समाजशास्त्री यह मानते हैं कि शिक्षा का कार्य सबको बालकों को इस योग्य बनाया जाए कि वे अपने समाज में भली भांति अपना स्थान प्राप्त कर सकें। मनुष्य इसलिए मनुष्य है क्योंकि वह समाज में रहता है। अज्ञात भविष्य के लिए सामाजिकरण। अज्ञात भविष्य के लिए सामाजिकरण देखते हैं। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा और कहाँ होगा, यह सब अज्ञात होता है। यह आवश्यक है कि बच्चे को भविष्य में भी अपना संतुलन बनाए रखने तथा समाज की अनजान बदलती हुई परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार किया जाए। सामाजिकरण और पुनर्सामाजिकरण। सभी व्यक्तियों का बचपन और किशोरावस्था में सामाजिकरण किया जाता है। बड़े होने पर विभिन्न समूह और संस्थाओं से सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण का अर्थ बताइए। बोगार्ड्स के अनुसार वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं और ऐसा करने में सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक जिम्मेदारी और संतुलित व्यक्तियों का अनुभव करते हैं। सामाजिकरण की आवश्यकता बताइए। सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत महत्व है। मनुष्य को पशुवत अथवा मूल प्रवृत्ति जनित व्यवहार से ऊंचा उठाकर समाज का एक सफल सदस्य बनाने का काम सामाजिकरण है। सामाजिकरण की विशेषताएं बताइए। सामाजिकरण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वास्तविकता की भावना का विकास होना, उपयोगी क्रियाओं को सीखना, भाषा सीखना, सामाजिक परिस्थिति को जानना और सामाजिक कार्यों या भूमिकाओं को करना सीखना। स्व या अहम अथवा आत्मा का विकास। सामाजिकरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। सामाजिकरण के दो प्रकार। समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिकरण दो प्रकार का होता है। पदस्थिति सामाजिकरण बालकों को उनके समुदाय समाज में उनकी पदस्थिति से बतलाई जाती है, जैसे वे किस जाति के, धर्म, सामाजिक स्थिति, लिंग के हैं। कार्य भूमिका संबंधी सामाजिकरण बालकों को
उनकी भावी प्रकार्य या भूमिकाओं के बारे में बताया जाता है जिनको उन्हें करना होता है। शिक्षा में सुधार लाने की 4 नारीवादी दृष्टिकोण बताइए। मुख्य रूप से 4 प्रकार की नारीवादी विचारधाराएं देखने को मिलती हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है। ये हैं सामाजिकरण सिद्धांत, जेंडर अंतर सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत, विखंडन सिद्धांत। आगे देखते हैं। जेंडर अंतर सिद्धांत की एक विशेषता लिखिए। जेंडर सिद्धांत का केवल सार लिखिए। सामाजिकरण सिद्धांतकार लड़कियों को लड़कों से अंतर या अलग होने को समस्या मानते हैं या समझते हैं कि इसे खत्म किया जाना आवश्यक है। वही जेंडर अंतर सिद्धांतकार विश्वास करते हैं कि स्त्रीत्व के गुणों को पहचाना जाना चाहिए तथा महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। लड़कियों को लड़कों की तरह से समाजीकरण करने की बजाय लड़कियों से संबंधित गुणों को पुनर्प्रतिष्ठित करने पर अंतर सिद्धांतकार जोर देते हैं। वे देखते हैं कि लड़कियों की शिक्षा से संबंधित समस्याएं अधिकतर स्कूल की संस्कृति तथा स्त्रीत्व की संस्कृति के मध्य असामंजस्य होने से होती है। इन संबंधित मूल्यों को सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी प्रवृत्तियों जैसे तार्किकता, प्रतिस्पर्धा, विजय, उपभोक्तावाद तथा रेडिकल व्यक्तिवाद के इस द्वारा ठेस पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह सिद्धांतकार मानते हैं कि लड़कियों से संबंधित ज्ञान उनकी स्वास्थ्य तथा मानसिक कुशलक्षेम के लिए बहुत जरूरी है तथा उनके लिए स्कूल ऐसा स्थान होना चाहिए जहां लड़कियां अपने तरीके से दुनिया को जान सकें। उनका तर्क है लड़कियों को जेंडर निरपेक्ष ही नहीं बल्कि जेंडर संवेदी शिक्षा की आवश्यकता है। सामाजिकरण सिद्धांत का केवल सार लिखिए। प्रगति के रास्ते में कई बाधाएं होने के बावजूद सामाजिकरण सिद्धांतकार विश्वास करते हैं कि इस प्रकार के सुधार एक अधिक समानतापूर्ण समाज के निर्माण में सहायक होंगे। लिंग उत्पीड़न के सिद्धांत की क्या मान्यता है? पुरुष ही नारी को नियंत्रण में रखते हैं, यानी पुरुष ही नारी को नियंत्रण में रखने, उसे काम में लेने, उस पर अधिकार जमाने एवं उसका शोषण करने में रुचि रखता है। समाज में शोषण को बनाए रखने में पितृसत्तात्मक व्यवस्था उत्तरदायी है। जेंडर अंतर सिद्धांत की क्या विशेषता है? विशेषता लिखिए जेंडर अंतर सिद्धांत की। जेंडर अंतर सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि सामाजिकरण सिद्धांतकार लड़कियों को लड़कों से अलग होने की एक समस्या मानते हैं, जबकि जेंडर अंतर सिद्धांतकारों के अनुसार स्त्रियों के गुणों को पहचाना जाना चाहिए तथा महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। लड़कियों का लड़कों की तरह से समाजीकरण करने के स्थान पर लड़कियों से संबंधित गुणों को पुनर्प्रतिष्ठित करने पर जेंडर अंतर सिद्धांतकार पर बल देते हैं। यही इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता है। उदारतावादी सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? उदारतावादी सिद्धांत से लिंग असमानता की व्याख्या प्रारंभ होती है। प्रजातिवाद की भांति यौनवाद भी पूर्वाग्रह एवं भेदभाव पर आधारित है।
जो यह मानते हैं कि स्त्री व पुरुष में नैसर्गिक अंतर पाया जाता है। यह अंतर उनके सामाजिक भाग्य के अनुरूप है। जीन बी एल स्टेन के अनुसार नारीवादी सिद्धांत कौन-कौन से हैं? उग्र उन्मूलनवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। लिंग भेद संबंधी सिद्धांतों को मानने वाले प्रमुख विचारकों का उल्लेख कीजिए। इस सिद्धांत के मानने वालों में बेकर, मिलर, बर्निकोव, गिलिगन, कैस्लर व मैककेना, रूडिक तथा एनीटोव आदि प्रमुख हैं। संरचनात्मक सिद्धांत के केवल 4 प्रकार लिखिए। संरचनात्मक सिद्धांत के 4 प्रकार। संरचनावादी विश्लेषण कुछ विशिष्ट लोगों द्वारा सत्ता तथा विशेषाधिकार के एकत्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धन बल द्वारा यह नेतृत्व या संस्थानीकरण द्वारा किया जा सकता है। दत्तक संतान लेने के नियम, विवाह का अधिकार तथा किसी भी प्रकार की असमानता के विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। महिला को गर्भाधान के लिए तो उत्तरदायी मानते हैं, परंतु उन्हें गर्भपात का अधिकार नहीं देते। अब यूनिट 5 देखते हैं। लिंग कामुकता, यौन उत्पीड़न तथा शोषण। विस्तृत उत्तरीय में देखते हैं। यौन अधिकार, भेदभाव और उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं? यौन अधिकार पहले से ही मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय कानूनन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों और अन्य संबंधित दस्तावेजों में मान्यता मिल चुकी है। इससे सभी व्यक्तियों को निम्न बातों, दबाव, भेदभाव व हिंसा से मुक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। यौनिकता के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी उच्च मानदंड प्राप्ति, जिसमें यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं। यौन शिक्षा, मानव अधिकारों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी लोग दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करें। यौन अधिकारों में मानवाधिकार आते हैं, जिनको पहले ही राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों और अन्य सर्वसम्मत वक्तव्यों में मान्यता मिल चुकी है। यह तय करने का अधिकार कि बच्चे होंगे या नहीं, अगर होंगे तो कब होंगे, तथा एक संतोषजनक, सुरक्षित व आनंदपूर्ण यौन जीवन का अधिकार। भेदभाव और उत्पीड़न। मानवाधिकार आयोग भेदभाव और नस्लवादी और यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक निःशुल्क, अनौपचारिक पूछताछ व शिकायत सेवा उपलब्ध कराता है। मानवाधिकार नियम के तहत निम्नलिखित कारणों के अधिकार पर भेदभाव करना गैर कानूनी माना जाता है। लिंग, जिसमें गर्भाधान और शिशु जन्म शामिल है, तथा यौनांतरण लिंगी और अंतरलिंगी व्यक्तियों के प्रति उनके लिंग या लैंगिक पहचान के कारण भेदभाव शामिल है। सभी प्रकार के भेदभावपूर्ण प्रकरण और गैर कानूनी नहीं होते। मानवाधिकार नियम के तहत
इन्हें गैर कानूनी तब माना जाता है जब वे निम्नलिखित क्षेत्रों में घटित होते हैं: यौन या नस्लवादी उत्पीड़न। ऐसे किसी नस्लवादी या यौन उत्पीड़न, मानसिक संताप पहुंचाने वाले या अवांछित व्यवहार को नस्लवादी उत्पीड़न कहते हैं, जो कि बार बार दोहराया जाए या जो इतनी गंभीर प्रवृत्ति का हो कि किसी व्यक्ति पर उसका बहुत प्रभाव पड़े। अप्रत्यक्ष भेदभाव। ऐसे किसी भेदभाव को अप्रत्यक्ष भेदभाव कहते हैं, जबकि सभी के लिए समान रूप से लागू होने वाले कोई कार्य या नीति के तहत किसी व्यक्ति के प्रति वास्तव में भेदभाव का व्यवहार किया जाए। मानवाधिकार की अन्य शिकायतें। अन्य एजेंसियां, कोर्ट और पुलिस शांतिमय संघर्ष क्या है? परिवर्तन की प्रक्रिया में शांतिमय वर्ग संघर्ष शासक व धनी वर्गों की आतताई हिंसा के मुकाबले सफलता की व्यापक रणनीति से युक्त होगा। इसीलिए परिवर्तन की प्रक्रिया में इसका स्थान आरंभ से सुनिश्चित कर लेना उचित नहीं। परिवर्तन का अर्थ बताइए। परिवर्तन के लिए घर, कुटुंब, गृह, सदन इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह मानव समाज की प्राचीनतम तथा आधारभूत इकाई है, जिसमें बच्चे, युवा, वृद्ध सभी साथ मिलकर यानी मिलजुल कर निवास करते हैं। यौन या नस्लवादी उत्पीड़न क्या है, समझाइए। यौन या नस्लवादी उत्पीड़न को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। यौन और नस्लवादी उत्पीड़न विशेष प्रकार के भेदभाव होते हैं। ऐसे किसी अवांछित या आक्रामक यौन व्यवहार को यौन उत्पीड़न कहा जाता है, जो कि बार बार दोहराया जाए या जो इतनी गंभीर प्रवृत्ति का हो कि किसी व्यक्ति पर इसका बहुत खराब प्रभाव पड़े। ऐसे किसी नस्लवादी, मानसिक संताप पहुंचाने वाले या अवांछित व्यवहार को नस्लवादी उत्पीड़न कहते हैं, जो कि बार बार दोहराया जाए या जो इतनी गंभीर प्रवृत्ति का हो कि किसी व्यक्ति पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़े। यौन अधिकार क्या है, समझाइए। यौन अधिकार पहले से ही मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों और अन्य संबंधित दस्तावेजों में मान्यता मिल चुकी है। इससे सभी व्यक्तियों को निम्न बातों में दबाव, भेदभाव व हिंसा से मुक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष भेदभाव क्या है, समझाइए। अप्रत्यक्ष भेदभाव। ऐसे किसी भेदभाव को अप्रत्यक्ष भेदभाव कहते हैं, जबकि सभी के लिए समान रूप से लागू होने वाले कोई कार्य या नीति के तहत किसी व्यक्ति के प्रति वास्तव में भेदभाव का व्यवहार किया जाए। लैंगिक नियंत्रण के केवल एक स्रोत पर प्रकाश डालिए। परिवार। लैंगिकता को नियंत्रित करने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में अधिकतर समाजों में विवाह के भीतर ही लैंगिक क्रियाओं को मान्यता दी जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि विवाह की एक मुख्य भूमिका यौनिक व्यवहारों को निर्धारित एवं नियंत्रित करने की है। यह एक समाज के मूल्य तंत्र तथा
तथा धार्मिक विश्वासों पर आधारित होता है। जैसे संसार के विभिन्न देशों में विवाहपूर्ण लैंगिक संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं तथा स्वीकार्य तथा अस्वीकृतियां हैं। भारतीय समाज में इसे एक टैबू माना जाता है तथा कौमार्य पर जोर दिया जाता है, जबकि पाश्चात्य समाज में इसका प्रचलन है तथा इसे सकारात्मक रूप में लेते हैं तथा इसे विवाह की सफलता की भावना के रूप में देखते हैं। भारत में महिलाओं से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम लिखिए: घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। कन्या शिशु हत्या क्या है? कन्या शिशु को उनके जन्म के पश्चात जिंदा गाड़ दिया जाता था या उसका गला दबाकर हत्या कर दी जाती थी। राजस्थान की रीत के भीतर इन नन्ही जानों को जिंदा ही दफना दिया जाता था। कन्या शिशुओं की इस प्रकार की हत्या को कन्या शिशु हत्या कहा जाता है। एनसीईआरटी से आपका क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। एसिड अटैक क्या है? एसिड अटैक हिंसक मामले का एक रूप है। एसिड अटैक किसी को यातना देने या मारने के उद्देश्य से किया जाता है।